प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर का टॉपिक है आर्थिक नियोजन तथा उसका अर्थ, आवश्यकताएं, उद्देश्य तथा उपलब्धियां। बंधुओं, एक खास बात ध्यान देने की यह है कि यह टॉपिक बीए ऑनर्स पार्ट 3 में पेपर 5 में भी अध्ययन करना है। तो यही टॉपिक बीए पार्ट 1 के सेकंड पेपर में भी अध्ययन करना है। मतलब कि ये दोनों क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको संक्षिप्त में अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर पासवान है। मैं केकेएम कॉलेज जमुई में अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। बंधुओं, जहाँ तक आर्थिक नियोजन का सवाल है, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन मुख्यतः 20वीं शताब्दी की देन है और आज संसार के सभी राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। आर्थिक नियोजन यथार्थतः राज्य द्वारा किए गए नियोजन को कहते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ साधनों के प्रयोग तथा आर्थिक शक्तियों के युक्तिपूर्ण नियंत्रण द्वारा एक निश्चित समय में पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मित्रों, श्रीमती बारबरा बूटन ने आर्थिक नियोजन को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्लानिंग may be defined as the conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authority। कहने का मतलब यह है कि नियोजन को किसी लोक सत्ता आर्थिक प्राथमिकताओं के जागरूक तथा विचारपूर्वक चयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। श्रीमती बूटन के अनुसार आर्थिक नियोजन एक दृढ़ संकल्प है। इसमें सार्वजनिक तथा लोक सत्ता की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं का चुनाव समझबूझ कर किया जाता है। मित्रों, योजनाकरण हमारे युग का नाम है, सर्वसाधारण के बीच की चर्चा है, वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह आज के युग का नारा है। सारी आर्थिक बीमारियों का यह शर्तिया इलाज है। जैसा कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए ग्रांड पैनिसिया ऑफ आवर एज। मतलब कि योजनाकरण वर्तमान युग की महाऔषधि है। वैसे तो भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता 1934 में ही महसूस की गई थी।
1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद 1935 में ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। 1944 में बम्बई योजना और अप्रैल 1944 में पीपुल्स प्लान तथा 1944 में ही एक और योजना गांधीयन योजना बनी थी। इसके बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और 1950-51 से ही पंचवर्षीय योजना देश में प्रारंभ की गई थी। आज पंचवर्षीय योजना 13वीं योजना चल रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योजना विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, वास्तव में वर्तमान समय में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता के कई कारण हैं। जैसे निजी हित तथा व्यक्तिगत मुनाफे पर आधारित मुक्त व्यापार की प्रथा के दोषों को दूर करने के लिए, नियोजित अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए, साधनों के समुचित उपयोग के लिए, बचत एवं विनियोग में वृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, आर्थिक सुरक्षा तथा कृषि और उद्योग धंधों में तीव्र विकास के लिए, यही नहीं आर्थिक नियोजन की आवश्यकता रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए, संतुलित आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी महसूस की गई। अब हम देखेंगे नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। तो जहाँ तक नियोजन के उद्देश्य का सवाल है, तो इसके एक उद्देश्य नहीं है, अनेकों उद्देश्य हैं। जैसे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, यही नहीं सामाजिक न्याय और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी नियोजन का उद्देश्य है। साथ ही साथ राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, निवेश तथा पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। अब तो तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास भी आर्थिक नियोजन का ऑब्जेक्टिव बन गया है। बंधुओं, आर्थिक नियोजन की बहुत सारी उपलब्धियां भी रही हैं। जैसे आजकल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि काफ़ी हो रही है। कृषि और उद्योगों का विकास, सिंचाई क्षेत्रों का विस्तार, ऊर्जा का विकास, परिवहन और संचार सुविधाओं में विस्तार, सामाजिक सेवाओं में वृद्धि तथा घरेलू बचत और निवेश दर में भी वृद्धि हुई है। इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसकी कुछ कमियां भी रही हैं जिसके कारण आलोचना का पात्र बना हुआ है। जैसे सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, स्थिरता के साथ
विकास के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी, बेरोजगारी और गरीबी में अपेक्षा अनुसार कमी नहीं आ सकी, आर्थिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें अन्य बहुत सारे दोष हैं, जैसे साधन में गतिशीलता नहीं है, आधारभूत सामाजिक सुविधाओं का समुचित व्यवस्था भी नहीं है। इन्हीं कारणों से आर्थिक नियोजन प्रशंसा और भर्त्सना का पात्र बना हुआ है, भाजन बना हुआ है। फिर भी हम आर्थिक नियोजन के महत्व, भूमिका, उसकी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते हैं। आज के व्याख्यान को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।